तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी लड़ाई की तह में उतरते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां दांव पर लगी थी एक ब्लॉकबस्टर दवा। और मामला भी ऐसा था कि आप सोचिए, कोर्टरूम में वकीलों की दलीलों से ज्यादा घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था। और इसी एक सवाल ने एक ऐसे हाई स्टेक्स ड्रामे की नींव रख दी जहां आमने सामने थे इनोवेशन के अधिकार और जनता तक दवा की पहुंच। तो चलिए पहले इस केस की जो आधिकारिक डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। केस का टाइटल है नोवो नॉर्डिस्क बनाम डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। कोर्ट थी दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और फैसला आया था 9 मार्च 2026 को। ये सिर्फ कुछ नाम और नंबर नहीं है, ये उस पूरी कानूनी लड़ाई की बुनियाद है जिसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस लड़ाई में आमने सामने कौन था और आखिर वो लड़ किस चीज के लिए रहे थे, है ना? तो देखिए, एक तरफ थी नोवो नॉर्डिस्क, एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अपने आविष्कार पर अपने एकाधिकार यानी मोनोपोली को बचाने के लिए लड़ रही थी। और दूसरी तरफ थी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जो एक जेनेरिक दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी है और जो इस बाजार को सबके लिए यानी कॉम्पिटिशन के लिए खोलना चाहती थी। और लड़ाई की वजह वो थी सेमाग्लूटाइड। ये एक क्रांतिकारी दवा है जो वेगोवी और रिबेल्सिस जैसी ब्लॉकबस्टर एंटी डायबिटीज और मोटापे की दवाओं का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और जाहिर सी बात है, ये एक बेहद बेहद मुनाफे वाली दवा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा विवाद हाईकोर्ट के सामने एक अर्जेंट अपील के तौर पर पहुंचा कैसे? आइए इसके पूरे कानूनी सफर को समझते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। नोवो के पेटेंट की प्रायोरिटी डेट थी 2005 की। दिसंबर 2024 में उन्हें पता चला कि डॉक्टर रेड्डीज सेमाग्लूटाइड में डील कर रही है। मई 2025 में उन्होंने केस फाइल किया और दिसंबर 2025 में पहली अदालत ने डॉक्टर रेड्डीज को रोकने से मना कर दिया। फिर जनवरी 2026 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और तब पेटेंट खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे। मतलब हर एक दिन कीमती था। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कानूनी कॉन्सेप्ट आता है, क्रेडिबल चैलेंज। इसका मतलब ये है कि एक अस्थायी रोक, जिसे हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं, उससे बचने के लिए डॉक्टर रेड्डीज को ये साबित नहीं करना था कि पेटेंट पक्का गलत है। नहीं, उन्हें बस ये दिखाना था कि पेटेंट वल्नरेबल है, यानी उस पर एक गंभीर और भरोसे के लायक कानूनी सवाल उठाया जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस कानूनी लड़ाई के बिल्कुल दिल में, यानी उस दलील पर जहां पेटेंट लॉ की कुछ बहुत ही दिलचस्प और बारीक बातें सामने आई। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज का पूरा तर्क नोवो के ही एक पुराने पेटेंट पर टिका था। उन्होंने 2 पेटेंट्स की तुलना की। एक था IN964, जिसे हम एक जीनस पेटेंट कह सकते हैं, जो एक ब्रॉड फैमिली के कंपाउंड्स को कवर करता था। और दूसरा था IN697, एक स्पीशीज पेटेंट जो खास तौर पर सेमाग्लूटाइड के लिए था। मजे की बात ये कि दोनों पेटेंट में 5 आविष्कारक भी कॉमन थे। तो पूरा का पूरा केस बस इस एक सवाल पर आकर सिमट गया, क्या एला को आइब से बदलना, यानी एक अमीनो एसिड का ये छोटा सा बदलाव, एक असल इन्वेंशन था, एक असली आविष्कार था, या फिर ये एक इतना मामूली और स्वाभाविक कदम था कि उस फील्ड का कोई भी एक्सपर्ट इसे आसानी से कर लेता। कानूनी तौर पर यहाँ 2 तर्क थे। एक प्रायर क्लेमिंग का, जिसका मतलब है कि ये आविष्कार तो पहले वाले पेटेंट में ही क्लेम किया जा चुका था। ये एक बहुत सख्त तर्क होता है। दूसरा था ऑब्वियसनेस का, यानी कि ये बदलाव इतना स्वाभाविक था कि इसे नया आविष्कार नहीं माना जा सकता। शुरुआत में बहस पहले पॉइंट पर थी, पर कोर्ट ने मामले को ऑब्वियसनेस के नजरिए से देखा और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही खास टेस्ट, एक सख्त मानक सामने रखा। एक ऐसा टेस्ट जो इस तरह के खास हालात के लिए बना है। अब देखिए, आमतौर पर ऑब्वियसनेस को पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट के नज़रिए से देखा जाता है, यानी उस फील्ड का कोई साधारण एक्सपर्ट। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों पेटेंट के आविष्कारक एक ही थे, कोर्ट ने एक सख्त टेस्ट लगाया, पर्सन इन द नो। यानी कोर्ट ने पूछा कि क्या उन आविष्कारकों के लिए जिनके पास उस रिसर्च का सारा अंदरूनी ज्ञान था, उनके लिए ये बदलाव स्वाभाविक था? तो आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत ही ऊंचा पैमाना था। और ये जानना भी जरूरी है कि कोर्ट ने ये सब अपने मन से नहीं कहा। उनका फैसला भारतीय पेटेंट कानून के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने वंडर लिमिटेड वर्सेस एंटॉक्स, एफ हॉफमैन लेरॉश वर्सेस सिप्ला और खास तौर पर एस्ट्राजेनेका AB वर्सेस इंटास जैसे अहम मामलों का हवाला दिया, जिनसे ये सारे सिद्धांत निकले हैं।
तो अब हम आते हैं अंतिम फैसले पर। पेटेंट की एक्सपायरी बस दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसे में कोर्ट ने क्या फैसला दिया? फैसला साफ था, अपील खारिज कर दी गई। और इसके पीछे की वजह ये थी कि कोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज ने एक क्रेडिबल चैलेंज पेश किया था। उन्होंने ये मानने लायक वजह दी थी कि सेमाग्लूटाइड नोवो के ही पुराने पेटेंट से ऑब्वियस यानी स्वाभाविक हो सकता है, इसलिए पेटेंट की वैधता पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया था। तो इस केस का असर सिर्फ इस एक दवा तक ही सीमित नहीं है। इस फैसले ने भविष्य के पेटेंट विवादों के लिए कुछ बहुत ही अहम कानूनी बिंदु तय कर दिए हैं। चलिए, इस केस से निकले 4 बड़े टेकअवेज को फटाफट समझ लेते हैं। पहला, क्रेडिबल चैलेंज सबसे जरूरी है। अगर आप दिखा दें कि पेटेंट कमजोर है तो आपको शुरुआती रोक नहीं मिलेगी। दूसरा, प्रायर क्लेमिंग का तर्क बहुत सख्त है, उसके लिए दावों का हूबहू मिलना जरूरी है। तीसरा, अगर आविष्कारक कॉमन है तो कोर्ट पर्सन इन द नो वाला ज्यादा सख्त टेस्ट लगा सकती है। और चौथा, पेटेंट की एक्सपायरी डेट भी मायने रखती है, कोर्ट जनहित को ध्यान में रखेगी। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई पेटेंट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो तो अदालत का फर्ज किधर होना चाहिए? पेटेंट होल्डर के मुनाफे के उन आखिरी कुछ दिनों की तरफ, या फिर आम जनता तक सस्ती दवा की तत्काल पहुंच की तरफ? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे पेटेंट सिस्टम के मकसद पर ही रोशनी डालता है।